हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। कल हम एमपीपीएससी प्री यूनिट 1 में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आने वाला जो कला प्रारूप है उसमें हम चित्रकला को देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वास्तुकला एवं मूर्तिकला। मेरा ये जो कंटेंट है वो पूरा नोट्स के फॉर्म में बना है ताकि आप लोगों को एमपीपीएससी प्री क्योंकि बहुत नजदीक है तो हमें रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वास्तुकला एवं मूर्तिकला। वास्तुकला जो है और मूर्तिकला हड़प्पा सभ्यता के समय से ही देखने को मिलती है। वास्तुकला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि वास्तुकला का अर्थ क्या होता है। तो वास्तुकला का मतलब है जितने भी भवन बनाए जाते थे, जितने भी मंदिर थे, उनमें जितनी भी डिजाइन्स बनाई जाती थी वो सब वास्तुकला के अंतर्गत आती है। हड़प्पा सभ्यता के समय अगर हम देखें तो उस समय के जो नगर थे वो आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। आयताकार ग्रिड पैटर्न का तात्पर्य ये होता है कि उस समय की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। उस समय के जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। दो भागों में विभाजित थे तो इसका जो गढ़ वाला भाग था, गढ़ वाला भाग मतलब कि जो निचला भाग है उससे थोड़ा ऊंचाई पर स्थित भाग था, वहां पर जो है वो शासक वर्ग या फिर अभिजात वर्ग रहा करते थे। जबकि जो निचला भाग है वहां पे आम जनता रहा करती थी। तो उस समय का जो नगर था वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया था। वहां पर वास्तुकला के तौर पे अगर हम देखें तो वृहद स्नानागार मिला है हमें और वृहद अन्नानागार मिला है। ये दोनों ही हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उस समय की मूर्तिकला को अगर हम देखें तो मूर्तिकार उस समय जो है वो मूर्तियां भी बनाते थे, मोहरे भी बनाते थे। उस समय की जो मोहरे हैं वो स्टेटाइट पत्थरों की बनाई जाती थी और मोहरों पर जो लिपि लिखी जाती थी उन्हें पिक्टोग्राफिक कहते हैं। आज तक जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समय की लिपि को नहीं गया है, क्योंकि उस समय की जो लिपि है वो चित्र के रूप में है, इसलिए उसको पढ़ा नहीं गया। और उस समय की लिपि को पिक्टोग्राफिक कहा जाता है। अब इसका जो उदाहरण है वो पशुपति मोहर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्य की मूर्ति, तो कांसे की जो मूर्ति है वो हमें कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है और ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। ये मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। टेराकोटा फिगर्स भी मिले हमको जैसे मात्रा देवी की मूर्ति। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि टेराकोटा का मतलब क्या होता है। तो उस समय जो है वो मिट्टी को पकाकर जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसे टेराकोटा की मूर्तियां कहा जाता था। अब हम देखते हैं मौर्य काल के समय। तो मौर्य काल के समय जो है वो वास्तुकला को अगर हम देखें तो उस समय दरबारी कला थी और लोकप्रिय कला थी। दरबारी कला का मतलब ये होता था कि उस समय के जितने भी शासक वर्ग या जो अभिजात वर्ग है वो लोग जो भवन वगैरह बनवाते थे, महल बनवाते थे, वो सब दरबारी कला के अंतर्गत आती थी। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं महल, स्तंभ और स्तूप। जबकि लोकप्रिय कला जो है वे कला होती थी जो साधारण लोगों के द्वारा भी बनाई जाती थी, जैसे कि मूर्तियां। अगर हम दरबारी कला की बात करें तो दरबारी कला में महल आते हैं, स्तंभ आते हैं और स्तूप आते हैं। इसमें सिर्फ मैंने फैक्ट्स लिखे हैं। जैसे महल की बात करेंगे तो कुमराहार का महल, ये कुमराहार का महल जो है वो अशोक का है और ये दरबारी कला का उदाहरण है, मौर्य काल के समय का है। स्तंभ की बात करेंगे तो अशोक स्तंभ। अब अशोक स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये जो अशोक स्तंभ है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अशोक स्तंभ का जो शीर्ष भाग है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस शीर्ष भाग पर जो है वो सत्यमेव जयते लिखा है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया है। इसके बाद एक स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़, ये चंपारण में है जो कि बिहार में आता है। और एक सारनाथ स्तंभ है जो कि वाराणसी में पड़ता है। अब हम देखते हैं स्तूप। तो इसमें दो महत्वपूर्ण स्तूप है। एक सांची का स्तूप जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया है और जो मध्य प्रदेश में है, और एक पिपर हवा का स्तूप जो कि यूपी में है। अब हमें देखना पड़ेगा कि स्तूप की संरचना उस समय कैसी हुआ करती थी। स्तूप में अगर हम सबसे पहले देखें तो इस प्रकार का जो है वो हर्मिका देखने को मिलती है हमें। उसके ऊपर छत्रक देखने को मिलता है और एक गुंबद हमें बना हुआ दिखाई देता है। इस गुंबद के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ का मतलब ये होता है कि उसके चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं, जैसे आज हम मंदिरों में करते हैं वैसे। और इनके एट साइड जो है वो तोरण द्वार बने होते थे। हालांकि तोरण द्वार का ज्यादा विकास जो है वो मौर्योत्तर काल में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं लोकप्रिय कला। तो मैंने अभी बताया कि जो दरबारी कला थी वो शासक वर्ग बनाते थे। लोकप्रिय कला जो है वो सामान्य लोग भी कर सकते थे। जिसे जिसमें आती है गुफाएं, मृदभांड और मूर्तियां। गुफाओं की बात करेंगे तो बराबर और नागार्जुनी की गुफा महत्वपूर्ण गुफा है। इसका निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण दशरथ के द्वारा किया गया था। अब ये दशरथ कौन है। तो दशरथ जो है वो अशोक का पौत्र था।
और ये गुफाएं कहाँ पर है? बराबर की गुफा और नागार्जुनी गुफा, तो ये बिहार में है। अगर हम मृदभांड की बात करें तो मौर्य काल में मृदभांड जो है वो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड देखने को मिलते हैं। और उस समय जो मूर्तियां थी उसमें यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ करती थी। अगर हम मौर्योत्तर काल की बात करें, मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब कि इस समय जो है वो शुंग, कण्व, सातवाहन, ये वो वाला समय है जब ये लोग स्थापित हो गए थे। मौर्योत्तर काल की बात करें तो इस समय की स्थापत्य कला में कार्ले का चैत्य महल और अजंता गुफा। चैत्य का मतलब क्या होता है? तो बुद्धिज्म में जो है वो दो टर्म आते हैं, एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। विहार मतलब क्या होता था? जो बौद्धों के रहने का स्थान होता था। वहीं पर जो चैत्य है वो उनकी पूजा अर्चना की जगह होती थी। इसके अलावा अगर हम मौर्योत्तर काल में देखिए स्थापत्य में, तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो खारवेल नाम के राजा ने इसका निर्माण कराया है। अब यह महत्वपूर्ण है कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा में हमको हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिलता है। मौर्योत्तर काल के स्थापत्य में हमको बरहूत का स्तूप और सांची के स्तूप के तोरण भी दिखाई देते हैं। तो इस समय जो है मौर्योत्तर काल में बरहूत के स्तूप और सांची के स्तूप के तोरण का निर्माण किया गया। अगर हम मूर्ति कला की बात करें, क्योंकि मौर्योत्तर काल में स्थापत्य कला के स्थान पे मूर्ति कला जो है वो बहुत ज्यादा फली फूली। तीन मूर्ति कला की शैलियां निकल के आई। एक होती है गांधार शैली, एक होती है मथुरा शैली और एक होती है अमरावती शैली। और इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गांधार शैली। गांधार शैली जो थी वो यूनानी या फिर हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का प्रभाव है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी मूर्ति कला की शैली है जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है, तो वो है मथुरा शैली। क्योंकि गांधार शैली जो है वो बाहरी प्रभाव से प्रभावित थी, यूनानी और हेलेनिस्टिक मूर्ति कला से जो है प्रभावित है। इसका अगर हम समय देखें तो 50 बीसी से 500 एडी के मध्य इसका विकास हुआ। अब ये महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती थी, तो नीले धूसर बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इस शैली में जो बनाई गई बुद्ध की मूर्तियां हैं वो ग्रीक रोमन देवताओं पर आधारित थी। अगर हम मथुरा शैली की बात करें मूर्ति कला में, तो मथुरा शैली यमुना नदी के किनारे विकसित हुई है ये शैली। और ये शैली पूर्ण रूप से स्वदेशी शैली है, मतलब इस पर किसी भी प्रकार का कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। अगर हम इसके विकास की बात करें तो पहली से तीसरी शताब्दी में इसका विकास हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसमें कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती थी, तो लाल बलुआ पत्थर। तो गांधार शैली में हमें नीला धूसर बलुआ पत्थर प्रयोग किया जाता था, वहीं मथुरा शैली की बात करें तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभा मंडल, तो इसमें बहुत आकर्षक ढंग से जो है वो प्रभा मंडल बनाया जाता है। इसमें इसका आकार बहुत बड़ा भी होता था गांधार शैली की तुलना में। और इसमें पद्मपाणि और वज्रपाणि, ये कौन है? तो ये बोधिसत्व है। तो ये जो है उनकी मूर्ति के एड साइड जो है वो पद्मपाणि और वज्रपाणि की भी मूर्तियां इसमें रखी जाती थी इस शैली में। तीसरी जो शैली है वो है अमरावती शैली। ये जो अमरावती शैली है वो दक्षिण की शैली है। ये जो शैली है वो कृष्णा नदी के किनारे विकसित हुई है। इसमें अगर हम देखें तो प्रयुक्त सामग्री है सफेद संगमरमर। अब हम देखते हैं गुप्त काल। तो गुप्त काल के स्थापत्य को देखते हैं। तो गुप्त काल चौथी शताब्दी, भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है गुप्त काल। मतलब इतना ज्यादा जो है वो इस समय वास्तुकला का विकास हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं गुफाएं। हालांकि इसमें से अधिकतर गुफाएं हम कल देख चुके हैं, जैसे कि अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, बाघ की गुफा कल हमने देख चुके हैं। जूनागढ़ गुफा, जूनागढ़ गुफा कहाँ है? गुजरात में है। ये गुप्त काल की गुफाएं हैं। नासिक की गुफा, ये नासिक की गुफा को पांडव लेनी की गुफा भी कहा जाता है। मंडपेश्वर की गुफा जो कि मुंबई में है। एक उदयगिरी की गुफा। अब हम वो वाली उदयगिरी की गुफा जो हमने अभी पहले देखी और ये वाली में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो वाली जो उदयगिरी की गुफा है वो उड़ीसा, वो हाँ उड़ीसा में देखी हमने। और ये जो है वो हमने विदिशा में देखी। तो ये वाली जो है वो विदिशा में है और इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में बनाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं स्तूप। तो गुप्त काल में स्तूप जो है उसमें धमेक का स्तूप है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि धमेक का स्तूप किस काल में बनाया गया? तो गुप्त काल में। और यहाँ पे सुल्तानगंज के बुद्ध की मूर्ति भी देखने को मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वास्तुकला से क्वेश्चन आएंगे तो वो है मंदिर की वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला में सबसे पहले हम देखते हैं नागर शैली। अभी जो नागर शैली है वो कब की है? इसका समय अगर हम देखें तो 5वीं शताब्दी के बाद का समय है। नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में इस शैली का विकास हुआ था। अगर हम इसको द्रविड़ शैली से कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होता है कि मंदिर को ऊंची वेदी पर बनाया जाता था। मतलब मंदिर जो है वो एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था नागर शैली में। नागर शैली में जलाशय नहीं है,
जबकि हम आगे पढ़ेंगे द्रविड़ शैली, तो उसमें जलाशय होगा, मतलब मंदिर के अंदर इसमें जलाशय नहीं पाया जाता नागर शैली में। फिर चार दीवारी से घिरा नहीं होगा, मतलब मंदिर के चारों तरफ दीवारें नहीं होंगी। वहीं अगर हम द्रविड़ शैली की बात करेंगे तो वहां मंदिर के चारों ओर दीवारें हमको मिलेगी। इसके बाद मंदिर के ऊपर जो है वो शिखर इसमें पाया जाता है, शिखर के ऊपर जो है आमलक, और फिर आमलक के ऊपर छोटा सा फिर कलश पाया जाता है नागर शैली में। तो ये नागर शैली की विशेषताएं हैं कि ये उत्तर भारत की शैली है। हमेशा नागर शैली जो है उसके मंदिर प्लेटफॉर्म पे बनेंगे, यहाँ जलाशय नहीं होगा, और इसमें शिखर पाया जाएगा, शिखर के ऊपर अमलक और फिर कलश पाया जाता है। नागर शैली के मंदिरों के उदाहरण में सबसे महत्वपूर्ण है जो एमपी का है वो है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। तो ये नागर शैली में बना मंदिर है, और लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों ही खजुराहो में है। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, और मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये सब जो है वो नागर शैली में बनाए गए मंदिर है। इसके बाद द्रविड़ शैली, ये द्रविड़ शैली जो है वो चोल शासकों के संरक्षण में बहुत ज्यादा फली फूली। इस इनके मंदिरों में चार दीवारी होती थी। जैसे मैंने अभी बताया कि नागर शैली जो है उसमें चार दीवारी नहीं थी, जबकि द्रविड़ शैली जो है उसके मंदिर चारों तरफ से दीवारों से घिरे होते थे। वहां पर हम जो है मंदिर का शिखर कहा जाता था, मंदिर के ऊपर जो भाग होता था उसको हम शिखर कहते थे, पर द्रविड़ शैली में उस शिखर को विमान कहा जाता है। तो वहां पर नागर शैली में शिखर कहते हैं, वहीं द्रविड़ शैली में से विमान कहते हैं। और विमान के ऊपर जो है वो शिखर होता है। जैसे वहां पे शिखर के ऊपर आमलक था, वैसे यहाँ पे विमान के ऊपर शिखर होता है, और यहाँ पे जलाशय उपस्थित होता है। तो नागर शैली में जलाशय नहीं है, पर द्रविड़ शैली में जलाशय है। नागर शैली चार दीवारी से नहीं गिरी है, पर द्रविड़ शैली गिरे हुए हैं। ये महत्वपूर्ण है कि चोल शासकों ने इसको संरक्षण दिया था। इसके उदाहरण है जैसे तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस शैली में बना है, तो ये द्रविड़ शैली में बना है। और किसने बनाया है, तो राज द्वारा इसे बनाया गया है। ऐसे ही गंगईकोंड चोलपुरम, तो ये जो मंदिर है वो भी द्रविड़ शैली में बनाया गया है, और इसे किसने बनाया है, तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा। चोल मंदिरों में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण एक मूर्ति मिलती है हमें, वो है नटराज की मूर्ति। इसके बाद आता है तीसरी शैली जिसे हम बोलते हैं वेसर शैली। ये जो वेसर शैली है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का ही मिश्रण माना जाता है, और इस शैली का जो विकास है वो चालुक्य शासकों के समय पे हुआ था। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो बादामी का मंदिर। अब हम देखते हैं मध्यकालीन वास्तुकला। मध्यकालीन वास्तुकला का मतलब ये है कि अब मतलब 712 या उसके आसपास का समय जब अरबों का आक्रमण हो चुका था। तो अरबों के आक्रमण के बाद से ही जो है वो मध्यकालीन वास्तुकला की शुरुआत हो चुकी थी। अगर हम देखें तो मध्यकालीन वास्तुकला में मेहराब और गुंबदों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था, क्योंकि उस समय जो मस्जिदें बनती थी तो उसमें मेहराबों का प्रयोग करते थे, गुंबदों का प्रयोग करते थे। अभी भी हम मस्जिदों में देखेंगे तो जालियों का काम देखने को मिलता है। इसके अलावा बागों की चार बाग शैली। बागों की चार बाग शैली का मतलब ये है कि चारों तरफ जो है वो यहाँ पे क्या है, गार्डन है, और बीच में जो है ये पानी निकालने का रास्ता है। ये जो है वो बीच में क्या है, यहाँ से पानी निकल सकता है, तो इसको बोलते हैं बागों की चार बाग शैली। इसके बाद हम देखेंगे तो दीवारों में कीमती पत्थर और रत्न को जड़ा जाता था, और इस तकनीक को पित्रादुरा तकनीक कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने क्या क्या चीजें बनवाई है वो देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। जैसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा, पहले तो ये देखना है कहाँ है, अजमेर में है। ऐसे ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इन दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। इसके बाद हम देखेंगे तो अलाई दरवाजा और सीरी का किला। तो अलाई दरवाजा और सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, और लोधी गार्डन जो है वो सिकंदर लोधी ने बनाया है। अगर हम मुगल काल की स्थापत्य की बात करें तो बाबर, जिन्होंने पानीपत और रुहेलखंड मस्जिद, क्योंकि उनके समय जो है इतना स्थापत्य बन नहीं पाया, तो उन्होंने पानीपत और रुहेलखंड की मस्जिद बनवाई थी। वहीं अगर हम शेरशाह की बात करें तो उन्होंने किला ए कुहना जो है वो दिल्ली में है, और ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण जो है वो शेरशाह ने करवाया है। वहीं हम अकबर की बात करें तो अकबर के समय वास्तुकला का बहुत विकास हुआ। जैसे हम देखते हैं आगरा का किला उन्होंने बनवाया, फतेहपुर सिकरी, और फतेहपुर सिकरी के अंतर्गत ही बहुत सारी चीजें, जैसे कि उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया। जब वो गुजरात विजय की थी तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने जो है वो बुलंद दरवाजा बनवाया था, ये फतेहपुर सिकरी के अंतर्गत ही आते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और इबादत खाना। इसके बाद अगर हम देखें जहांगीर, तो जहांगीर ने एतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया है। इसके बाद हम देखते हैं शाहजहां, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया, और लाहौर का शालीमार बाग
तो ये सब प्रीलिम्स के सीधे सीधे फैक्ट है कि कौन सी मस्जिद का निर्माण या किसका निर्माण जो है वो किस शासक ने करवाया। इसके बाद बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर ने बीवी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है और जीनत महल जो कि दिल्ली में है। इस प्रकार हमारा वास्तुकला और मूर्तिकला वाला पोर्शन खत्म होता है। अब दो और वीडियो आएंगे जिसमें हमारे ये पूरा टॉपिक भारतीय सांस्कृतिक विरासत वाला कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। ये रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी देगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।